एमए फाइनल ईयर के व्याकरण के पेपर में स्त्री प्रत्यय प्रकरण एक इकाई के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। यह स्त्री प्रत्यय प्रकरण हम विगत कई वीडियोज में विभिन्न सूत्रों को यहाँ पर हम देख चुके हैं। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी सह आचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। आज जिस स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वह एक गण सूत्र है। सूत्र है कृदिकाराद अकितनः, अर्थात यदि इस सूत्र को देखें तो इसमें 3 पद हमें दिखाई देते हैं। कृद, इकाराद, अकितनः। तो यदि अर्थ हम इसका देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करें तो कृत का मतलब कृत प्रत्यय संबंधी, इकाराद यानी इकार से परे, स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय हो। और कृत प्रत्यय कैसा होना चाहिए उसके लिए कहते हैं अकितनः, कितन भिन्न प्रत्यय होना चाहिए। कितन नहीं होना चाहिए, कितन से भिन्न कोई भी कृत प्रत्यय जिसके अंत में इकार हो, उस इकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। यदि हम इसके द्वारा प्रयोग जो सिद्ध होता है उनको देखें तो 2 पद एक विकल्प की स्थिति में, एक विकल्प अभाव की स्थिति में बनते हैं। रात्रि यदि प्रातिपदिक से हम स्त्रीत्व की विवक्षा में इस गणसूत्र से विकल्प से गीश प्रत्यय करेंगे तब हमारा प्रयोग बनता है रात्रि। और विकल्प अभाव की स्थिति में यदि रात्रि प्रातिपदिक से हम प्रयोग सिद्ध करेंगे तो बनता है रात्रि ही। तो अब यहाँ इस प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रात्रि इस प्रातिपदिक से सारे कार्य संपन्न होने हैं। रात्रि के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करें और सूत्र के हिसाब से उसे समझने का प्रयास करें तो रात्रि शब्द अदादि गण की एक धातु है रा दाने। इस धातु से राज्ञादिभ्याम त्रिप, यह एक औणादिक सूत्र है। इस औणादिक सूत्र से रा धातु से परे त्रिप प्रत्यय हुआ। त्रिप में प अंतिम हल होता है, अतः हल अंतिम से इत संज्ञा हो जाती है तो रात्रि प्रातिपदिक बन जाता है। रात्रि प्रातिपदिक कितने भिन्न प्रत्यय हुआ, कृत का है, औणादिक कृत के अंतर्गत पठित है, अतः कृत प्रत्यय संबंधी हुआ और अंत में इकार है। तो इस अवस्था में गणसूत्र जो है वह यह बताता है कि कितिन भिन्न कृत प्रत्ययांत इकारांत से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। तो यहाँ विकल्प से गीश प्रत्यय हुआ तब रात्रि प्लस गीश यह प्रयोग बना। यदि हम इस गीश प्रत्यय के हिसाब से कार्य करेंगे तो गीश में हम सर्वप्रथम क्या कार्य करेंगे, तो गीश में अंतिम हल वर्ण है शकार। तो हलंत्यम सूत्र से गीश के अंतिम हल शकार की इत संज्ञा हो जाती है और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हुआ करता है। तो यहाँ इत संज्ञक शकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी रात्रि प्लस गी। अब गी में यदि हम देखें तो क्या कार्य है, गी में प्रत्यय के आदि में गकार क वर्ग का पंचम वर्ण है। तो सूत्र हमारा कहता है लशक्व तद्धिते कि प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, शकार अथवा क वर्ग का कोई वर्ण जो तद्धित भिन्न हो उनकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ गी प्रत्यय है, तद्धित भिन्न है, प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग का वर्ण है घकार, अतः घकार की इत संज्ञा हुई और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से
नित्य लोप होता है, अतः यहाँ पर भी इत संज्ञक गकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी रात्रि प्लस ई। अब गीश में ई शेष रहता है। अब ईकार परे होने के कारण क्या कार्य होता है कि यशेति च सूत्र कहता है कि ईकार परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। भ संज्ञक टी हम पूर्व में भी बार बार देख चुके हैं, कई जगह प्रयोग आया है। तो भ संज्ञा होती यची भम सूत्र से यकार अथवा अच, य अची यची बनता है। यकार अथवा अच प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ ईकार अच है, अतः पूर्व वर्ण समुदाय रात्रि की भ संज्ञा होती है। फिर कहता है टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी। अचो में जो अंतिम अच होता है, भ संज्ञक में अचो में जो अंतिम अच होता है। अब रात्रि में यदि हम देखें तो ईकार जो है वो अंतिम अच है, अतः ईकार का लोप हो जाता है, तब रात्रि दीर्घ ईकार वाला प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब यहां पर हम रात्रि इस स्त्री प्रत्ययान्त शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया यदि शुरू करें तो सर्वप्रथम हमें सुप विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अब सुप विभक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें इन 6 सूत्रों का क्रमशः प्रयोग आवश्यक होता है। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम, इसे हम तोड़ करके भी सुऔजस आदि के नाम से भी जानते हैं। तो 7 विभक्तियों के 3 वचनों के हिसाब से कुल इस सूत्र में 21 प्रत्ययों का विधान बताया गया है, जिन्हें हम सुप कहते हैं। सु से लेकर के अंत में सुप आता है तो पकार आता है, तो प्रत्याहार की दृष्टि से इसे हम सुप कहते हैं। सुप क्या है? प्रत्यय है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? परश्च, परे होता है। किससे परे होता है? ज्ञाप प्रातिपदिकात, ज्ञंत आबंत अथवा प्रातिपदिक से परे सुप विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब यदि हम प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में किसी विभक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तब द्वैकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 7 विभक्तियां होती हैं, प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। तो उसके लिए व्याकरण में यह बताया गया है कि ये 7 विभक्तियां क्रमशः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस प्रकार 7 विभक्तियों की 7 विभक्तियां होती हैं, या 7 विभक्तियों के 7 प्रत्यय, 21 प्रत्यय क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हुआ करते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति ही हमेशा प्राप्त होती है। तब हमारी स्थिति बनती है रात्रि अथवा रात्रि सु। अब यहाँ मूल हमारा प्रातिपदिक रात्रि था और ये रात्रि दीर्घ इकार वाला यह हमारा गीश प्रत्ययांत रात्रि या ज्ञंत भी कहते हैं इसे। तो विकल्प की स्थिति में रात्रि से कार्य होगा, विकल्प अभाव की स्थिति में रात्रि प्रातिपदिक से कार्य होगा। तब हमारी स्थिति बनती है रात्रि अथवा रात्रि सु। अब सु की स्थिति यदि हम समझने का प्रयास करें तो सु चूंकि प्रत्यय से प्राप्त हुआ है, सुप प्रत्यय है, स्वौज समौट आदि जो विभक्तियां बताई गई हैं, अतः सूत्र द्वारा प्रदत्त है और सूत्र द्वारा प्रदत्त होने के कारण आद्योच्चारण है, अतः इसे उपदेश कहते हैं। तो उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। सूत्र है इसके लिए उपदेशेज नुनासिक इत। इस सूत्र से उपदेश कोई भी है, उसमें अनुनासिक अच कुछ भी है, तो उस अनुनासिक अच का इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अनुनासिक अच ऊकार है सु में, अतः ऊकार की इत संज्ञा हुई।
और जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप होता है, अतः यहाँ ऊकार का लोप हुआ। तब रात्रि अथवा रात्रि स बना। अब यदि हम विकल्प की स्थिति में कार्य करेंगे तो रात्रि दीर्घ ईकार वाला ज्ञंत शब्द है, तो ज्ञंत होने के कारण से हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल, हलंग्याभ्यो हल गी आभ्यो अलंत गियंत आबंत और दीर्घात यानी दीर्घ से परे सु ती और सी के अप्रक्तम यानी शेष बचे हुए हल यानी व्यंजन का लोप होता है। तो यहाँ रात्रि दीर्घ ईकार वाली से जब हम कार्य करेंगे तो सकार ईका गी से परे है, क्योंकि ईकार किसका आया था, गीश प्रत्यय का आया था, तो गियंत हुआ, तो गी से परे सकार का लोप होता है, अतः रात्रि यह रूप सिद्ध हो जाता है। और विकल्प अभाव की स्थिति में जब हम रात्रि प्लस सु से कार्य करेंगे तो सकार को क्या कार्य होना है, तो पदांत होने के कारण से यहाँ पर रात्रि प्लस स इस स्थिति में ससजुसो रू इस सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है रात्रि रू। अब रू में भी चूंकि उपदेश है, यह भी सूत्र ससजुसो रू से रू की प्रवृत्ति हुई है, अतः उपदेश है और उपदेश में अनुनासिक उकार है, तो उपदेशेज अनुनासिक इत इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक उकार की भी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक उकार का लोप हो जाता है। तब रात्रि र यह स्थिति बनती है। अब र चूंकि विराम में स्थित है, विराम का तात्पर्य जिसके बाद कोई वर्ण न हो, तो यहाँ हमारी स्थिति है रात्रि र, र के बाद में कोई वर्ण नहीं है, अतः विराम है। और विरामोवसानम सूत्र कहता है कि विराम में स्थित वर्ण की हमेशा अवसान संज्ञा होती है। तो यहाँ विराम में होने के कारण रेफ की अवसान संज्ञा हुई और खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो यहाँ विसर्ग होकर के रात्रि ही यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये 5 सूत्र नित्य सकार को विसर्ग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इससे पूर्व जो सकार है ज्ञंत प्रत्ययांत से या गी प्रत्ययांत से परे सकार का लोप विधान करता है। अतः इन दोनों अवस्थाओं को हमें स्मरण रखना चाहिए कि किन किन अवस्थाओं में सु के सकार का लोप होता है, अन्यत्र सु के सकार को विसर्ग आदेश होता है। धन्यवाद।